नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल मिश्रा। हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल क्या है उसके बारे पे, और देखेंगे कि रीतिकाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। रीतिकाल में हम आज पढ़ेंगे रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का परिचय, रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल की विशेषताएं, उनके कवि और आचार्य, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति तक कवि जितने भी हैं सबको। तो ये जो वीडियो है वो कई भागों में आने वाली है, 2-3 भाग आएंगे इसके, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आएंगे, 10-10, 15-15 मिनट के करिए 3-4 भाग आएंगे। ठीक है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। रीतिकाल क्या है उसका परिचय। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रीतिकाल, हिंदी में रीतिकाल ग्रंथों की परंपरा चिंतामण त्रिपाठी से चली आ रही है ना। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से माना जाता है। ठीक है। पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अगर केशव दास को कहे तो कह सकते, केशव दास का भी जब 1555 में हो, मतलब पहले केशव दास ही आए, है ना। तो कुछ विद्वान केशव दास को मानते हैं, कुछ चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। ठीक है। तो हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है। रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है ना, चिंतामणि से। फिर आते हैं रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 तक के बीच का। ठीक है। 1700 से 1900 तक के बीच का रीतिकाल का समय है। रामचंद्र शुक्ल ने इसके 3 प्रकरण माने हैं। ये क्वेश्चन आता है नेट सेट पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी सेट हो, चाहे छत्तीसगढ़, कहीं भी, हर जगह ये क्वेश्चन आता है। अंदर से पूछा जाता है कि प्रकरण 1 के अंतर्गत कितने कवि हैं, कितना क्या है, उसका परिचय है। प्रकरण 3 में क्या है। तो ये प्रकरण 1 में है सामान्य परिचय रीतिकाल के अंतर्गत। ठीक है। रीतिकाल के अंतर्गत की बातें हो रही है कि प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया गया है। प्रकरण 2 में दिया गया है कि रीतिकार के जो ग्रंथ हैं, रीतिकार जो रीति ग्रंथकार हैं, उसमें 57 कवियों का उल्लेख है। ठीक है। प्रकरण 2 में 57 कवियों का उल्लेख है, ये आप याद रखेंगे। फिर प्रकरण 3 है ना। प्रकरण 3 के अंतर्गत 46 कवि आते हैं। ठीक है। प्रकरण 3 के अंतर्गत 46 कवि आते हैं। तो इसको प्रकरण 3 में माना गया है। मतलब रीतिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं, तो 3 प्रकरण है ना। तो पहला प्रकरण क्या है, सामान्य परिचय है। दूसरे प्रकरण में 57 कवियों का उल्लेख है, रीतिकाल के जो ग्रंथ है। फिर तीसरे प्रकरण में 46 है। ठीक है। फिर आते हैं रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें किसी भी चीज को लक्ष्य करके, मतलब जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए रीतिकाल में, वो किसी भी चीज को लक्ष्य करके लिखा गया ग्रंथ ही लक्षण ग्रंथ कहलाता है। तो लक्षण ग्रंथ क्या है, रीतिकाल के किसी भी चीज को लक्ष्य करके लिखा गया ग्रंथ ही लक्षण ग्रंथ होता है। ठीक है। रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल की जो पहली विशेषता है वो अलंकारिकता है। ठीक है। रीतिकाल में बहुत सारे कवि जो है वो अलंकार विषयक ग्रंथ लिखते हैं, चाहे वो भाषा भूषण हो, जसवंत सिंह हो, चाहे केशव दास हो। मतलब सभी कवि जो थे वो अलंकार प्रिय, मतलब अलंकार की ज़्यादा रचनाएं इसमें लिखी गई हैं। ठीक है। रीतिकाल में तो अलंकार प्रिय कवि केशव जी माने जाते हैं, है ना। और उन्होंने लिखा है कि यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुविरन सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, है ना। तो ये केशव दास की पंक्ति है, और केशव दास अलंकार प्रिय कवि है। ठीक है। दूसरा चलते हैं लोक श्रृंगारिकता, है ना। लोक श्रृंगार, इसमें कवियों ने रस श्रृंगार, मतलब कवियों ने जो रस श्रृंगार है, रस नायिका के नख सिक का वर्णन किया गया है ना। तो लोक श्रृंगार में क्या है, तो इसमें नायिका के नख सिक का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस है, और नारी को भोग के रूप में देखा गया है ना।
तो मेरी एक पिछली वीडियो है जो नाथ और सिद्धों की है, तो उसमें भी मैंने बताया है कि सिद्ध भोग करते थे नारी का, है ना। तो इसी प्रकार ये जो सिद्ध रीतिकाल है, तो इसमें इसकी जो विशेषता है, तो इसमें नारी को केवल भोग के रूप में देखा गया है। हजारी प्रसाद लिखते हैं कि यहाँ नारी या समाज के सघन की इकाई नहीं है। हजारी प्रसाद लिखते हैं कि जो नारी है वो सघन इकाई की विषय नहीं है, बल्कि वह सब प्रकार के विषयों के बंधन से यथावत युक्त विलास का उपकरण मात्र है ना। तो विलास का उपकरण मात्र किसने कहा, ये कोटेशन आप याद रखिए कि विलास का उपकरण मात्र किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद रीतिकाल के अंतर्गत हजारी प्रसाद रीतिकाल के अंतर्गत लिखते हैं कि विलास का उपकरण मात्र है ना। तो इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें स्त्रियों को भोग्या के रूप में देखा गया। रस श्रृंगार, इसमें रस नायिका के नक्सिक का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, नायिका भेद। नायिका भेद का वर्णन भिखारी ने अपने श्रृंगार निर्णय में किया, ठीक है। नायिका भेद, इसकी तीसरी विशेषता है, विशेषता आप लोग याद रखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रीतिकाल की विशेषता क्या है, इसमें क्या असत्य है, ऐसे आते हैं ना। तो नायिका भेद इसकी एक विशेषता है। इसमें नायिका भेद का वर्णन भिखारी ने अपने श्रृंगार निर्णय में तथा देव ने अपने भाव विलास में किया है ना। भिखारी दास ने अपने श्रृंगार निर्णय का ग्रंथ है, उसमें नायिका भेद का वर्णन है ना। तो श्रृंगार निर्णय क्या है, तो ये भिखारी दास का ग्रंथ है, इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। और देव की जो पुस्तक है भाव विलास और सुख सागर तरंग, इसमें भी नायिका भेद का वर्णन हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि नायिका भेद का वर्णन किन किन ग्रंथों में हुआ है, आप क्रम से लगाइए, है ना। तो ऐसा भी आता है कि अब आएगा कि भाव विलास, सुख विलास, मतलब भाव विलास, भवानी विलास, इसमें किसमें नायिका भेद का वर्णन आया है, तो भाव विलास और सुख सागर में नायिका भेद का वर्णन आया है। फिर आता है लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथों में भूषण और देव मुख्य हैं, ठीक है। लक्षण ग्रंथों में भूषण और देव हैं। वहीं बिहारी ने केवल उदाहरण लिखा, बिहारी जी ने केवल उदाहरण लिखा और उन्होंने मतलब उनको उनकी एक ही बिहारी सतसई से उनको प्रसिद्धि मिली, ठीक है। फिर आते हैं वीर रस में भूषण जैसे कवि वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिए। तो वीर मतलब ऐसा रीतिकाल में जो है, तो श्रृंगार का वर्णन है, रस का है, नायिका भेद का है, पर वीर रस का जो वर्णन है सिर्फ वो भूषण में आता है। भूषण ऐसे कवि हैं जो राष्ट्रीय धारा, मतलब उनकी जो कविताएं हैं जो उन्होंने लिखा है वो राष्ट्रीयता की ओर मोड़ देता है। आगे हम भूषण को, बिहारी लाल को और देव को सबको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ रहे हैं कि वीर रस का ये सिर्फ अभी हम रीतिकाल की विशेषता पढ़ रहे हैं, इन कवियों को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं भक्तिपरक पद, है ना। तो अब ये बोला जाएगा कि रीतिकाल में भक्तिपरक पद लिखे ही नहीं गए। अगर विशेषता में आ गया तो सब यही लगाएंगे कि भक्ति तो थी नहीं रीतिकाल में, है ना। तो पद्माकर ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसपे प्रबोध 50 लिखा है ना। पद्माकर का ग्रंथ है प्रबोध 50, मतलब प्रबोध चंद्रोदय लिखा, जिसने भक्ति परक पद रचना लिखी। मतलब उनका जो ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय, इसमें भक्ति परक रचना हुई है ना। तो ये इनकी विशेषता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भक्ति परक पद लिखे गए रीतिकाल में, नहीं लिखे गए, तो लिखे गए, ठीक है, इसको आप सही करिएगा। नगेंद्र जी लिखते हैं रीतिकाल के विषय में, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं था, है ना। मतलब नगेंद्र जी क्या लिखते हैं कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, ठीक है।
ये नगेंद्र जी का कथन है, ये आप याद रखिएगा। फिर शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आते, है ना। मतलब जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो आचार्य की कोटि में नहीं आते, आते वे हैं वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। मतलब वो थे क्या थे, कवि थे, पर उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। जिनको मतलब जिन बच्चों को वीडियो चाहिए उन तक हमारी वीडियो पहुँचे, इसका हम दूसरा भाग जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद।